फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 5वें पाठ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, दो शब्दों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, उसी तरह हिम प्लस आलय, हिमालय। तो इसमें विद्या प्लस आलय, तो इसमें दो शब्दों के मिलने से, यानी कि जब हमने विद्या प्लस आलय इन्हें अलग अलग शब्दों को जब जोड़ा तो शब्द बना विद्यालय। तो इसमें यह आ की आवाज दे रहा है और उसके आगे है आलय, तो आलय में आ शब्द से शुरू हो रहा है। तो इसमें आ प्लस आ मिलकर बना है आ, विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। उसी तरह देवालय, देव प्लस आलय, तो इसमें भी देव व ए की आवाज दे रहा है, उसके आगे स्वर है आ, तो इसमें भी ए प्लस आ मिलकर बना आ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट, संधि विच्छेद। तो संधि से बने शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद का अर्थ होता है किसी भी चीज को अलग अलग करना या उसे तोड़ना। तो उदाहरण दिया गया है स्वागत, सु प्लस आगत, तो स्वागत शब्द जो है वो संधि है और जब हमने उसका संधि विच्छेद किया तो वो हो गया सु प्लस आगत। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। नेक्स्ट, संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने या लिखते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो स्वरों को आपस में जोड़ना। तो उदाहरण के लिए आपकी पुस्तक में दिया है स प्लस आकार इज इक्वल टू साकार। उसी तरह मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। तो इसमें स प्लस आकार, तो जो स वर्ण है वो ए की आवाज दे रहा है, तो ए प्लस आ मिलकर हुआ आ। उसी तरह मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनि में नी ई की आवाज दे रहा है, तो इसमें होगा छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बना ई, यानी बड़ी ई। तो इन शब्दों में ए, आ और ई का मेल हुआ है, इसलिए ये स्वर संधि है, क्योंकि ए, आ, ई सभी स्वर हैं। नेक्स्ट, स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। सबसे पहले है दीर्घ संधि। तो जब ह्रस्व या दीर्घ यानी ए, ई, उ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ स्वर से होता है तो ये आपस में मिलकर दीर्घ स्वर आ, ई और उ हो जाते हैं। तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो ह्रस्व या दीर्घ, यानी जब ह्रस्व स्वर जो होता है वो ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जो जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो ए, ई, उ और री जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ का अर्थ है बड़ा, यानी कि जो आ है बड़ी है और बड़ा ऊ है। तो दीर्घ संधि में दोनों समान स्वर मिलते हैं, यानी कि ए के बाद या तो ए होगा या आ होगा। उसी तरह छोटी ई के बाद या तो छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। उसी तरह ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। तो जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से दीर्घ स्वर ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है मतानुसार, मत प्लस अनुसार, तो इसमें ए प्लस आ मिलकर बना है आ। तो ये भले ही दोनों छोटे हैं, यानी कि ए प्लस ए है,
फिर भी ये मिलकर बनेंगे आ, क्योंकि ये दीर्घ संधि का यही नियम है कि दोनों मिलकर बड़े ही बनते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस आ, मिलकर बना आ। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, तो हिम में ए की आवाज दे रहा है और उसके आगे आ है, तो दोनों मिलकर बना आ, तो हिम प्लस आलय हिमालय। उसी तरह देव प्लस आलय देवालय। नेक्स्ट आ प्लस ए, ये भी मिलकर बनेगा आ। तो विद्या प्लस अर्थी, इसमें भी यह आ की आवाज दे रहा है और अर्थी में ए स्वर है, तो मिलकर बनेगा आ। उसी तरह विद्यानंद, विद्या प्लस आनंद, तो यह आ की आवाज दे रहा है और उसके आगे आ है, तो दोनों मिलकर आ बनेंगे। तो दीर्घ संधि का यही नियम है कि भले ही एक छोटा स्वर हो, उसके आगे छोटा स्वर हो, या छोटे स्वर के आगे बड़ा स्वर हो, या दोनों स्वर बड़े हों या दोनों छोटे हों, हर परिस्थिति में बड़ा स्वर ही बनेगा। उसी तरह ई प्लस ई, मिलकर बना ई। जैसे मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, तो मुनि में छोटी आएगी और ई वो भी छोटी है, तो दोनों मिलकर बने बड़ी। उसी तरह ई प्लस ई, रवि प्लस ईश, तो रवि वह पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है और उसके आगे बड़ी ई का प्रयोग है, तो दोनों मिलकर बने बड़ी ई। फिर ई प्लस ई, तो मही प्लस इंद्र, महींद्र, तो है के आगे बड़ी, है के साथ बड़ी ई का प्रयोग हुआ है और उसके आगे है ई, तो दोनों मिलकर बड़ी ई बने। उसी तरह योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, तो योगी गै के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग है और ईश्वर में भी बड़ी ई का प्रयोग है, लेकिन दोनों मिलकर बने बड़ी ई। उसी तरह उ प्लस उ, तो गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो दोनों छोटे उ मिलकर बने बड़े उ। फिर उ प्लस उ, साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। उसी तरह उ प्लस उ, वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। नेक्स्ट है गुण संधि, तो जब ए आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ या री से हो, तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ए प्लस ई, मिलकर बना ए, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, तो इस वह ए की आवाज दे रहा है और उसके आगे छोटी ई है, तो ये मिलकर बना ए। फिर ए प्लस ई, दिनेश, दिन प्लस ईश, इसमें भी ए प्लस ई मिलकर बना ए, तो इसमें आगे बड़ी ई है। फिर आ प्लस ई, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, तो राजा जय आ की आवाज दे रहा है और उसके आगे ई है। फिर नेक्स्ट महेश, महा प्लस ईश, तो इसमें भी आ के बाद ई है, तो उसके साथ उनके मेल से बना ए। तो ए प्लस उ मिलकर बना ओ, तो ए के साथ जब ई मिली थी तो उसके साथ उसके मिलने से बना था ए, और जब ए के साथ उ का प्रयोग होता है तब बनता है ओ। तो लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, तो इसमें भी कै ए की आवाज दे रहा है, उसके बाद उ है, तो उसके मिलने से बना ओ। उसी तरह महोत्सव, महा प्लस उत्सव, और दया प्लस ऊर्मी, दयोर्मी। फिर राज प्लस ऋषि, राज ऋषि, तो इसमें री का अर हो जाता है। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। उसी तरह मह प्लस ऋषि, मह ऋषि। तो इसमें दीर्घ संधि में हर परिस्थिति में आ यानी कि बड़े स्वर का प्रयोग हो रहा था, और इसमें ए या ओ की मात्रा का प्रयोग होता है। गुण संधि की यही पहचान है, जैसे महेश, रमेश या लोकोक्ति, परोपकार। नेक्स्ट वृद्धि संधि, जब ए आ का मेल ए ऐ से हो तो ऐ हो जाता है, और जब ए और आ का मेल ओ से होता है या औ से होता है तो औ हो जाता है।
तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो इसमें भी जब ए या आ का मेल ए या आई से हो तो आई होता है, और उसी तरह ए या आ का मेल ओ या औ से हो तो औ होता है। तो जैसे एक एक प्लस एक, तो कै ए की आवाज दे रहा है और उसके आगे ए है, तो यहाँ भी एक, तो इसमें भी ए के बाद जब ए स्वर आया तो उसका आई हो गया। फिर महा प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद आई का स्वर आया तो भी आई हुआ, महेश्वर्य। उसी तरह आ प्लस ओ या ए प्लस ओ मिलकर औ होता है, जैसे मधुर प्लस ओदन मधुरौदन, महा प्लस ओजसी महोजसी, और जल प्लस ओद जलौद। तो इसमें भी हर परिस्थिति में वृद्धि ही होती है, यानी कि जो स्वर है वो बढ़ जाता है। उसी तरह देव प्लस औदार्य देवोदार्य, महा प्लस औदार्य महोदार्य। नेक्स्ट यण संधि। यण संधि में ई का य और उ का वह हो जाता है और री का रै हो जाता है जब ई उ और री का मेल किसी अन्य असमान स्वर से हो, तब ई का य और उ का वह हो जाता है और री का रै हो जाता है। जैसे ई प्लस ए मिलकर बना य, यद्यपि, यदि प्लस अपि यद्यपि। तो इसमें ई के बाद समान स्वर ना आकर असमान स्वर आया है, यानी ई के बाद यदि बड़ी ई का प्रयोग होता तब उसका य नहीं बनता, क्योंकि ई के बाद ए आया है, तो इसलिए ई का य हो गया। उसी तरह आ का या हो जाता है, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि। और उ का यू, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। ई प्लस उ का यू, जैसे नी प्लस ऊन न्यून। उसी तरह ई प्लस ए का ये हो जाता है, अधि प्लस एता अध्येता। और ई प्लस ए का यह, देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण। उसी तरह ई प्लस आ का या हो जाता है, देवी प्लस आलय देव्यालय। और उ प्लस ए मिलकर बनते हैं वह, सु प्लस अच्छ स्वच्छ। तो से ऊ की आवाज दे रहा है और उसके आगे ए स्वर है। उसी तरह उ प्लस आ मिलकर बनेगा वा, सु प्लस आगत स्वागत। और उ प्लस ए मिलकर बनेगा वे, अनु प्लस एषण अन्वेषण। और उ प्लस आ मिलकर बना वा, वधु प्लस आगमन वध्वागमन। और उ प्लस ई मिलकर बना वी, अनु प्लस इति अन्विति। और उ प्लस ई मिलकर बना वी। जब छोटी ई मिलेगी तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी, और जब बड़ी ई के साथ मेल होगा उ का तो वी यानी कि बड़ी ई लगेगी। अनु प्लस ईक्षक अनुवीक्षक। और री के साथ अगर असमान स्वर का मेल होगा तो उसका रै हो जाएगा, जैसे मात्र प्लस अनुमति मात्र अनुमति। और री प्लस आ रा, मात्र प्लस आज्ञा मात्र आज्ञा। और री प्लस उ रू, मात्र प्लस उपदेश मात्र उपदेश। और री प्लस ई री, मात्र प्लस इच्छा मात्र इच्छा। नेक्स्ट है अयाधि संधि। तो ए आई ओ औ वर्णों का किसी अन्य असमान स्वर से मेल होने पर क्रमशः ए का अय, आई का आव आय, और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। यही अयाधि संधि का नियम है कि ए का अय और आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है ए प्लस ए आई, शे प्लस अन शयन। तो इसमें शे ए की आवाज दे रहा है, इसमें ए की मात्रा का प्रयोग है और उसके आगे ए आया है तो इसका अय हो गया है, शे प्लस अन शयन। उसी तरह चे प्लस अन चयन। तो आई प्लस ए मिलकर बना आय, तो नई प्लस अक नायक। तो उसमें अय बना था और इसमें आई के स्थान पर आय। जब ए के साथ ए का प्रयोग हुआ तो अय बना और आई के साथ ए का प्रयोग हुआ तो आय। उसी तरह ओ के साथ ए का प्रयोग होने पर अव हो जाता है, जैसे भो प्लस अन भवन। और औ के साथ ए का प्रयोग होने पर भी
का प्रयोग होने पर आव हो जाता है। पऊ प्लस अक पावक। आपकी पुस्तक में अव दिया गया है, औ प्लस ए, ये अव नहीं आव होगा, औ प्लस ए आव, तो पऊ प्लस अक पावक। औ प्लस ई मिलकर बना आवी, तो नौ प्लस इक नाविक, और औ प्लस ऊ मिलकर बना आवू, भऊ प्लस अक भावुक। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। तो व्यंजन और स्वर या व्यंजन और व्यंजन का आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के साथ चाहे व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है सत प्लस जन सज्जन और जगत प्लस ईश जगदीश। तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, जिसमें से थोड़े से नियम आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान से समझना होगा और याद करना होगा। तो इसका पहला नियम है, जब कै चे टे ते पै का मेल किसी स्वर से किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या यर लैवे से हो, तो पहले वर्ण के स्थान पर क्रमशः गे जय डे दै बै हो जाता है। तो कै चे टे ते पै ये 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। तो इन का मेल किसी स्वर से, या तो किसी स्वर से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से हो या फिर यर लैवे से हो, तब पहले वर्ण के स्थान पर गे जय डे दै बै हो जाता है। यानी कि कै खे गे, का वर्ग में तीसरा वर्ण होगा गे, चवर्ग में तीसरा वर्ण होगा जय, टवर्ग में तीसरा वर्ण होगा डे, और तवर्ग में तीसरा वर्ण होगा दै, और प वर्ग में तीसरा वर्ण होगा बै, पै फै बै। तो वो तीसरे पहले वर्ण के स्थान पर इन वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है दिगंबर, दिक प्लस अंबर, तो कै प्लस ए मिला तो उसके बाद बना गे। उसी तरह दिग्गज, दिग प्लस गे। चे का जय बना, जैसे चे प्लस ए मिलकर बना जय, अच प्लस अंत अजंत। टे का डे, षट प्लस दर्शन षड दर्शन, और तय का दै। तय प्लस ए मिलकर बना दै, तत् प्लस अनुसार तदानुसार। उसी तरह पै का बै, अप प्लस जय अब्ज। फिर दूसरा नियम है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण के का 5वां वर्ण आता है। 5वां वर्ण जैसे कै खे गे घे णै, चे छे जे झे ये, तो णै ये नै मैं, ये सभी जो हैं ये 5वां वर्ण कहलाते हैं हर वर्ग का। का वर्ग का 5वां वर्ण है णै, च वर्ग का 5वां वर्ण है ये। तो जैसे वाक प्लस मैं वांग में, तो कै के साथ मैं मिलने पर वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पंचम वर्ण यानी अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह अच प्लस नाश अंश नाश, फिर षट प्लस माश षणमास, उत प्लस नयन उन्नयन, और अप प्लस मैं अम्मै। तो पै का मैं बन गया, तय का तय के साथ न मिलने पर न, और टे के साथ मैं मिलने पर णम, और च के साथ न मिलने पर णन, और कै के साथ मैं मिलने पर ग। वांग मैं। थर्ड है, जब तय के साथ विभिन्न ध्वनियों का मेल होता है तो उसमें जो विकार होता है। तय के साथ तय का च बनना, यानी उत प्लस चारण उच्चारण। उसी तरह सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। तय का जय बन जाता है, सत प्लस जन सज्जन, और तय का टे बनना सत प्लस टीका, सॉरी तत् प्लस टीका तट्टीका। तय का डय बनना उत प्लस डयन उड्डयन, और तय का लय उत प्लस लेख उल्लेख, और तय का दय बनना उत प्लस हत उद्धत। तो ये तय संबंधी नियम है। नेक्स्ट मैं के संबंध में नियम, यदि मैं के बाद कै च टे ते पै आए तो मैं के स्थान पर
उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कहते हैं जिसमें सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे चंद्र, चंद्र में सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग होता है। तो इसमें मैं का ण बनना, सम प्लस गति संगति। उसी तरह मैं का य बनना, सम प्लस चय संचय। मैं का न बनना, सम प्लस तोष संतोष। और मैं का मैं बनना, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। यदि मैं का मेल य र ल व श श स है से हो तो मैं हमेशा अनुस्वार ही रहता है। अनुस्वार जैसा कि आपको बताया था जिसमें सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग संयोग। यदि मैं के बाद मैं आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, यानी कि एक पूरा मैं और एक आधे मैं का प्रयोग होगा। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। फिर छह के संबंध में नियम। यदि किसी स्वर का मेल छह से हो तो छह यानी कि आधा छह और छह बन जाता है। जैसे संधि प्लस छेद संधि छेद और अनु प्लस छेद अनुच्छेद। नेक्स्ट है स का श बनना। यदि स से पहले ए या आ हो तो आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे ई प्लस स का श बन जाता है। वी प्लस सम विषम। उसी तरह वी प्लस साद विषाद और उ प्लस स का श हो जाता है। सु प्लस सुक्ति सुषुप्ति। नेक्स्ट है न का ण बनना। यदि री रे या श के बाद अगले शब्द में न हो तो वह ण हो जाता है। जैसे राम प्लस अयन रामायण, तो उसका ण बन जाता है यदि री रे या श के बाद अगले शब्द में न हो तो। उसी तरह परि प्लस नाम परिणाम। नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग आप जानते हैं किसे कहते हैं। जैसे अह, तो किसी शब्द के बाद जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं, जो है का उच्चारण देते हैं, जिनकी जो आवाज है वो है के रूप में आती है। तो नमः प्लस ते नमस्ते, तो इसमें विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे मनः प्लस रंजन मनोरंजन, तो यहाँ विसर्ग के मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम है विसर्ग का ओ बनना। यदि विसर्ग के पहले या बाद में ए हो या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण यानी कि कै गे घे ण जय झ य डै ढै ण दै धै न बै भै मै तथा य र ल व है श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यशः प्लस अभिलाषी, तो ए के बाद ओ होने पर, या अधः प्लस गति अधोगति। उसी तरह विसर्ग के साथ बै होने पर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद रै होने पर भी ओ हो जाता है। तो इसमें इन सब वर्णों के बाद तथा य र ल व है श में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे सरह प्लस जय सरोज, तेजह प्लस मैं तेजोमय, मनः प्लस हर मनोहर और तपह प्लस लाभ तपोलाभ। तो ये जितने भी नियम हैं ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। विसर्ग का रै बनना। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या किसी वर्ग के स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या य र ल व है से हो तो विसर्ग का रै हो जाता है। जैसे निहि प्लस आशा निराशा, तो विसर्ग के बाद आ का प्रयोग होने पर इसका रै हो गया। उसी तरह निहि प्लस धन निर्धन। नेक्स्ट विसर्ग का श बनना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का मेल च छ या श से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुष्चरित दुह प्लस चरित्र, तो इसमें विसर्ग के बाद च का प्रयोग है इसलिए यहाँ पर श हो गया है। उसी तरह निश्चिंत निहि प्लस चिंत, तो विसर्ग के बाद च होने पर या विसर्ग के बाद श होने पर।
तो दुह प्लस शासन दुशासन। विसर्ग का श बनना, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तथा विसर्ग का मेल कै टै ढै पै या फै से हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुह प्लस कर्म दुष्कर्म, तो इसमें विसर्ग के बाद कै का प्रयोग है तो इसका श हो गया है। उसी तरह निहि प्लस प्राण निष्प्राण। नेक्स्ट, विसर्ग का स बनना, जब विसर्ग का मेल कै तै या स से हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस तै मिलकर बना स, नमः प्लस ते नमस्ते। उसी तरह दुस्साहस दुह प्लस साहस, तो विसर्ग के बाद स का प्रयोग होने पर स हो जाता है और विसर्ग के साथ कै का प्रयोग होने पर भी स हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार। विसर्ग का लोप हो जाना, लोप हो जाना यानी विसर्ग गायब हो जाना, जब विसर्ग से पहले ए या आ हो तो विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, तो इसमें विसर्ग के बाद ए का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है। और विसर्ग से पहले ए या आ हो तो अतः, तो तय जो है वो ए का स्वर दे रहा है। उसी तरह विसर्ग का लोप और पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाना, जैसे विसर्ग के बाद रै हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, पिछला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि प्लस रस नीरस। उसी तरह निहि प्लस रोग निरोग। यदि विसर्ग से पहले ए हो तो बाद में तथा बाद में कै या पै हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंतः प्लस करण अंतःकरण। तो इस पाठ में आपने सीखा कि दो समीपवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो जितने भी ये नियम हैं ये सभी आपको खूब अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये याद रहेंगे। तो अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहले आइए, संधि किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो जो इसमें याद रखने योग्य बिंदु हैं, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, दो समीपवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यही फर्स्ट आंसर है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इसमें था उदाहरण देकर समझाइए, तो इसमें उदाहरण दिया है विद्या प्लस आलय इज इक्वल टू विद्यालय। इसमें आप आगे विद्यालय भी लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट, संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम बताइए। तो जैसा अभी आपको बताया था, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लास्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद किसे कहा जाता है? तो याद रखने योग्य बिंदु में सेकंड पॉइंट है, संधि युक्त शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। लास्ट आंसर में आप इस वाली लाइन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें संधि विच्छेद करके दिया गया है और इसकी संधि आपको दी जा रही है। वर्णों को आप स्वयं अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे निर प्लस रव नीरव, तो आप जब इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे तो आप, जैसे आपको वर्ण विच्छेद सिखाया गया था, वैसे ही आप अपनी कॉपी पर इन वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे न के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस बड़ी ई प्लस रे, उसके नीचे हलंत प्लस ए प्लस वे के नीचे हलंत और प्लस ए। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में इन वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको संधि करके दी गई है, शब्द बनाकर दिए गए हैं। तो इन सभी
शब्दों के वर्णों को आप अपनी कॉपी पर अलग अलग करके लिखेंगे। अगर आपको इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई सा भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है, पहले सेकंड में तपह प्लस बल तपोबल, इसे भी आप इसी तरह से इन वर्णों को अलग अलग करेंगे। तै प्लस ए प्लस पै प्लस ओ प्लस बै प्लस ए प्लस लै प्लस ए। उसी तरह अनु प्लस ए अन्वय, महा प्लस आत्मा महात्मा, निह प्लस बल निर्बल, दीप प्लस अवली दीपावली, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सम प्लस वाद संवाद, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस आलय देवालय, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। तो इन सभी शब्दों के वर्णों को आप अलग अलग करके अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय विद्या प्लस आलय, प्रमाण प्र प्लस माण, नमस्ते नमः प्लस ते, मनोरथ मनः प्लस रथ, संसार सम प्लस सार, संरक्षक सम प्लस रक्षक, यद्यपि यदि प्लस अपि, संगति सम प्लस गति, निर्बल निह प्लस बल, मनोविज्ञान मनो प्लस विज्ञान, गणेश गण प्लस ईश, सत्कर्म सत प्लस कर्म। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और जितने भी संधि के नियम हैं आप उन सब नियमों को अच्छी तरह से याद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।